हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान चल रहा था। समुद्र विज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रवाल भित्ति के बारे में। ठीक है, प्रवाल भित्ति के बारे में आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक अपने चल रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे चल रहा है। हमारा जो ऐप है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सीकर क्लासेस के नाम से हमारा जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। राजस्थान में जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट आते हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की सभी एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट आते हैं और कॉमन रूप से आते हैं। तो इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज है वो ऐप पे चल रही है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मात्र 49 रुपए में मिलने वाली है। ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट रहने वाले हैं ये टॉपिक वाइज टेस्ट रहने वाले हैं। 49 रुपए में आपको 51 टेस्ट है वो मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रवाल भित्ति से। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रवाल कहते किसे हैं, या फिर जो प्रवाल है वो होते क्या है। उनका अगर अपन बात करें तो प्रवाल जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मूंगा, ठीक है, या फिर इसे अपन कह सकते हैं कोरल पालिप। कोरल पालिप ये अपने को मिलते हैं महासागरों में। ये जो मूंगा या कोरल पालिप है ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल बना करके रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की खोल बना करके रहते हैं। जिसे अपन कवच भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो अपना मूंगा है वो हो गया। इसके चारों तरफ ये क्या करते हैं, एक खोल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इस कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल है, इस खोल के बीच में अपने को ये जो जीव है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, मूंगा कह सकते हैं, कोरल पालिप कह सकते हैं, या फिर प्रवाल कह सकते हैं। इन्हीं प्रवालों से निर्माण होता है प्रवाल भित्तियों का, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि संपूर्ण जो महासागर है, इन महासागरों में इनकी जो प्रजातियां मिलती हैं वो 10 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 10 लाख से अधिक प्रजातियां यहाँ पर इनकी पाई जाती हैं। 10 लाख से अधिक प्रजातियां मिलने के कारण से ही इनको सामुद्रिक वर्षावनों के नाम से भी जाना जाता है। सामुद्रिक वर्षावन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सामुद्रिक वर्षावन है वो निम्न में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाए प्रवालों को कहा जाता है, भूमध्य सागर पर जो भूमध्य रेखा पर जो मिलने वाले वन है उनको कहा जाता है, भूमध्य सागर को कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं। तो सामुद्रिक जो वर्षावन है वो किन को कहा जाता है, इन प्रवालों को ही कहा जाता है। इनकी 10 लाख से अधिक जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं महासागरों के अंतर्गत। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रवाल, ये जितने भी जो प्रवाल होते हैं, जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, उन प्रवालों उनको अपन क्या कहते हैं, हर्माटाइप प्रकार के कह सकते हैं।
हर्माटाइप प्रकार के। जो प्रवाल प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं करते हैं उनको अपन कहते हैं अहर्माटाइप प्रकार के प्रवाल। तो प्रवालों के यहाँ पर दो प्रकार हो गए, एक तो हर्माटाइप प्रकार के और दूसरे हो गए अहर्माटाइप। यानी हर्माटाइप प्रकार के तो वो प्रवाल हो गए जो किसका निर्माण करते हैं, प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। उनको तो अपन किस नाम से जानते हैं, हर्माटाइप प्रकार के प्रवालों के नाम से जानते हैं। और जो प्रवाल प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं, उन प्रवालों को अपन जानते हैं अहर्माटाइप प्रकार के नाम से जानते हैं। इस तरह से प्रवालों की दो प्रजातियां अपने को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवाल विरंजन के बारे में। प्रवाल विरंजन की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि प्रवाल विरंजन, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कोरल ब्लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही नाम है, कोरल ब्लीचिंग भी आ सकता है या प्रवाल विरंजन भी आ सकता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रवाल हैं वो अपने भोजन का, ये जो जीव है वो भोजन करता है, उस भोजन का 40% जो भाग है वो किससे प्राप्त करता है, तंतुओं की सहायता से प्राप्त करता है। यानी तंतुओं की सहायता से वो जंतु जो प्लैंकटन होते हैं उनको खाता है और अपने भोजन का निर्माण करता है 40%। 40% तंतुओं की सहायता से, ठीक है। जो 60% बच गया वो एक जो शैवाल आता है, उस शैवाल से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। उस शैवाल का नाम है जुक्सनथलाई। 60% करता है इस जुक्सनथलाई से। ये जो जुक्सनथलाई शैवाल है, इस जुक्सनथलाई शैवाल से प्राप्त करता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो अपना भोजन बनाता है, ये दो प्रकार से बनाता है प्रवाल, एक तो तंतुओं की सहायता से और दूसरा जुक्सनथलाई जो शैवाल है, इस शैवाल के माध्यम से बनाता है। इसके बाद में ये जो जुक्सनथलाई शैवाल है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये मिलता है महासागरों में, और ये अपना जो जुक्सनथलाई है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो जब ये जुक्सनथलाई है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तब प्रवाल है वो क्या करते हैं, वो भी अपने भोजन का निर्माण इसके माध्यम से कर लेते हैं। तो ये जो प्रवाल हैं ये सहजीवी के रूप में मिलते हैं इस जुक्सनथलाई के साथ में। सहजीवी कौन मिलते हैं, प्रवाल। ठीक है, प्रवाल मिलते हैं सहजीवी के रूप में जुक्सनथलाई शैवाल के साथ में। जुक्सनथलाई जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो प्रवाल भी अपने भोजन है वो यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। प्रवाल विरंजन की अगर अपन बात करें तो एक शब्द आपने कॉमन सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो आपने बहुत बार सुना होगा कि तापमान है वो बढ़ता है। तो तापमान बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने के कारण से ये जो शैवाल है ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण है वो बंद कर देते हैं।
ठीक है। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण बंद किया तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है? प्रवालों पे पड़ता है। यानी प्रवालों को क्या नहीं मिल पाता है? पोषण नहीं मिल पाता है। प्रवालों को पोषण नहीं मिल पाता है। जब प्रवालों को पोषण नहीं मिलेगा तो प्रवाल है वो क्या होंगे? मर जाएंगे। पोषण नहीं मिलेगा तो प्रवाल मर जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रवाल हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग हो गई वो कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानी जाती है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं प्रवाल विरंजन। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ता गया, तापमान बढ़ने से जो शैवाल थे उन शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण से प्रवालों को पोषण नहीं मिल पाता है। पोषण नहीं मिलने के कारण से प्रवाल हैं वो मर जाते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को किसके नाम से जाना जाता है? प्रवाल विरंजन के नाम से जाना जाता है। वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि प्रवाल विरंजन है वो अपन किसे कहते हैं। अपने कुल भोजन का जो प्रवाल है वो 40% तंतुओं की सहायता से जो जंतु प्लैंकटन है उनको खा करके बनाते हैं। 60% है वो जुक्सनफ्लाई जो नामक शैवाल है, इस जुक्सनफ्लाई शैवाल से बनाते हैं। अब एक बात और आती है इसमें कि तापमान बढ़ा। ये तो अपन ने देखा कि तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने का मुख्य कारण जो माना जाता है वो माना जाता है अल नीनो को। महासागरों में जब तापमान बढ़ता है उसका कारण मुख्य कारण माना जाता है कि जितने भी जो प्रवाल मरते हैं उनका मुख्य कारण मान लो चाहिए वो अल नीनो को माना जाता है। एक वर्ष आता है जब 1997-98 उस 97-98 में ये जो अल नीनो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा। प्रभावी रहने के कारण से तापमान में वृद्धि हुई। जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है वैसे ही ये जो प्रवाल विरंजन है वो शुरू हो जाता है। यानी अधिकांश जो महासागर थे उनके प्रवाल हैं वो मारे गए थे। इस कारण इस सन में अल नीनो के कारण से 1997-98 में एक अनुमान लगाया गया है कि इसी प्रकार से तापमान में वृद्धि होती रही या फिर अल नीनो आता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में सभी महासागरों से जो प्रवाल विरंजन है वो हो जाएगा। यानी सभी प्रवालों की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान है वो माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवालों के विकास हेतु आवश्यक जो दशाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रवालों के विकास की जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो दशा आती है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है तापमान। तापमान तापमान की अगर अपन बात करें, ना तो अधिक ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा तापमान होना चाहिए, ना ही बहुत कम तापमान प्रवालों के लिए होना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में 20 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उन जगहों पे प्रवाल हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पे जो बात आती है तापमान के बाद में वो है लवणता। महासागरों में लवणता की अगर अपन बात करें तो प्रवालों के विकास के लिए जो औसत लवणता मानी गई है वो है 27 प्रति हजार से लेकर के 30 प्रति हजार मानी गई है। ठीक है, लवणता के बाद में जो तीसरी बात आती है वो है इनकी अवस्थिति की।
अवस्थितिकी। अवस्थितिकी की अगर अपन देखें तो लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाल हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी इससे ऊपर चलने पर सागर का जो जल है वो ठंडा हो जाता है, तो इसी कारण से प्रवाल हैं वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अपने को सबसे ज्यादा प्रवाल हैं वो देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पे जो बात आती है वो है गहराई। गहराई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रवाल है वो क्या करते हैं, एक शैवाल होता है जुक्शन थलाई, उस जुक्शन थलाई से अपना जो अधिकांश भोजन है वो बनाते हैं। इस जुक्शन थलाई शैवाल से अपना भोजन है वो बनाते हैं। ठीक है, 60% भोजन की आपूर्ति है वो इस शैवाल से होती है। ये एक सहजीवी के रूप में देखने को मिलता है, यानी प्रवाल है वो सहजीवी के रूप में जुक्शन थलाई शैवाल के साथ में देखने को मिलते हैं। और यहीं से अधिक गहराई अगर इनकी होगी तो जुक्शन थलाई जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। तो महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं, उन मग्न तटों पर मगन तटों पर मुख्य रूप से जो शैवाल है उनका निर्माण देखने को मिलता है, जिसे अपन महासागरीय चबूतरों के नाम से भी जान सकते हैं। महासागरीय चबूतरे। ठीक है, गहराई की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि इनकी जो गहराई देखने को मिलती है वो लगभग 30 से 50 फेदम देखने को मिलती है। 30 से 50 फेदम। फीट में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं लगभग 200 से 300 फीट। मीटर में देखें तो लगभग 66 से लेकर 77 मीटर की गहराई तक अपने को प्रवाल हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो आपको अवश्य रूप से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि गहराई से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि इनकी जो गहराई है वो कितनी है। 30 से 50 फेदम है, जैसे 1 फीट में 6 फेदम होते हैं, या फिर अपन निकाल सकते हैं कि 200 से 300 फीट है, और 66 से 77 मीटर है वो इनकी गहराई देखने को मिलती है। ये जो आंकड़ा है मीटर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 66 से 77 मीटर की गहराई पर है वो प्रवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे, वो है धाराएं। प्रवालों के विकास के लिए धाराएं भी इंपॉर्टेंट हैं। धाराएं इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, क्योंकि जब धाराएं चलती हैं तो यानी कि जहां पर ठंडी धाराएं चलती हैं वहां पर प्रवाल हैं वो अपने को कभी भी नहीं देखने को मिलते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत अधिक गर्म धाराएं चलती हैं उन क्षेत्रों में भी प्रवाल नहीं देखने को मिलते हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो गर्म धाराएं हैं उन क्षेत्रों में ही प्रवाल देखने को मिलते हैं। ठंडी धाराओं के क्षेत्र में तो अपने को बिल्कुल भी प्रवाल देखने को नहीं मिलते हैं। जब धाराएं चलती हैं तो वो अपने साथ में प्रवालों के लिए कुछ आवश्यक खनिज तत्व भी लेकर के जाती हैं। तो धाराएं इंपॉर्टेंट माने गई हैं प्रवालों के विकास को लेकर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, धाराओं के बाद में आता है जल, नंबर 6 पे। जल है या पानी है वो कैसा होना चाहिए। पानी की अगर अपन बात करें तो अवसाद रहित, अवसाद रहित जो स्वच्छ जल होता है वो इंपॉर्टेंट माना गया है प्रवालों के विकास के लिए। स्वच्छ जल।
अवसाद रहित स्वच्छ जल की अगर अपन बात करें तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो स्वच्छ जल है वो भी प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, और अधिक गंदा जो जल है वो भी प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक नहीं। यानी जितने भी जो नदी मुहाने देखने को मिलते हैं, उन नदी मुहानों के ऊपर अपने को प्रवालों का विकास है वो कभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नदियों के साथ में जो स्वच्छ जल आता है लेकिन मिट्टी कंकड़ वो ज्यादा आते हैं, तो वो प्रवालों के मुंह में चले जाते हैं और उनकी जो विकास का क्रम है वो रुक जाता है। तो इतना स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए कि प्रवालों का जो विकास क्रम है वो रुक जाए। इसके बाद में नंबर 7 पे आता है शैवाल। शैवाल की बात अपन ने बहुत बार कर ली कि यहाँ पर एक प्रकार का जो शैवाल है वो मुख्य रूप से प्रवाल के विकास के लिए माना जाता है, उसका नाम है जुक्सनथलाई। इस जुक्सनथलाई शैवाल के साथ में सहजीवी के रूप में विकास करता है प्रवाल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से एक बार आपने वीडियो देख के पढ़ लिया या फिर 2 बार देख लिया तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, और यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 की जो प्रवाल भित्ति आती है वो है तटीय प्रवाल भित्ति, यानी कि ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट के नजदीक देखने को मिलती है। इसका जो ढाल है वो सागर की तरफ वाला ढाल अधिक तीव्र होता है, जबकि जो स्थल की ओर जो ढाल है वो कम तीव्र होता है। कई बार इसमें क्या होता है कि सागर और स्थल के बीच में गैप बन जाता है और वहां पर एक छिछली झील या लेगून का निर्माण होता है, और नदियों के द्वारा उस छिछली या झील है जो लेगून है उसको कई बार मिट्टी से भर भी दिया, अवसादों से भर भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो तट के नजदीक प्रवाल मिलते हैं उनको अपन तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। जैसे ये तट है, ये सागर की तरफ वाला हिस्सा है, ये कोई प्रवाल भित्ति है। ये है सागर और ये है स्थल। ठीक है, इसका निर्माण तो होता है स्थल के पास में होता है, लेकिन ये वाला जो ढाल है वो अधिक तीव्र होता है। सागर की तरफ वाला जो ढाल होता है वो अधिक तीव्र ढाल होता है। कई बार इसमें क्या होता है कि इस जगह पे एक छिछली लेगून झील का निर्माण हो जाता है, और इस झील को नदियों के द्वारा कई बार अवसादों के द्वारा भर दिया जाता है, तो इसका स्थल से जो संपर्क होता है यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भित्तियां देखने को मिलती हैं उन्हें अपन तटीय प्रवाल भित्तियों के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पे जो आती है उसका नाम है अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में। इसके बारे में अगर अपन देखें तो जैसे ही तट के पास में ये अपना आ गया महासागर, इसका भी जो ढाल है वो सागर की तरफ तीव्र ढाल होता है। स्थल और सागर के बीच में इस प्रकार से ये निकली हुई होती है, और यहां पर ये वाली जो जगह है इस जगह में जल है वो भर जाता है।
तो इस जगह को छिछली लेगून या झील के नाम से अपन जानते हैं इसको भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह बसती है, इस जगह से जहाज इसके अंदर आ जा सकते हैं। इस जगह को जाना जाता है बोट चैनल के नाम से। बोट चैनल के नाम से इस जगह को जाना जाता है। ये हो गया सागर और ये हो गया स्थल। ठीक है, इसके बाद में ये जो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति मिलती है, ये मुख्यतः अपने को प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां पर मिलती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो अपने को देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रशांत महासागर में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अपने को देखने को मिलती है। जिस जगह से जहाज आ जा सकते हैं और जो छिछली लेगून के अंदर, उस जगह को बोट चैनल के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पे जो प्रवाल भित्ति आती है उसका नाम है वलयाकार या एटोल के नाम से उसे जाना जाता है। ये जो एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति है, इसका निर्माण मुख्यतः अपन देखते हैं कि महासागरों के तट पे नहीं होकर के किसी द्वीप या ऐसा अपन कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो द्वीप बना हुआ है उसके निकट इसका निर्माण होता है, या महासागरों के बीच में इस प्रकार की प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। जैसे अपन देखते हैं इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति होती है उसे अपन एटोल के नाम से जानते हैं। ये जो प्रवाल भित्ति है वह घोड़े की खुर के आकार की होती है, या जिसे अपन कह सकते हैं कि घोड़े के नाल के आकार की प्रवाल भित्ति है वो देखने को मिलती है। ठीक है, घोड़े का जो खुर होता है वो नाल होता है, वो इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति है वो देखने को मिलती है। कई बार ये जो प्रवाल भित्ति है ये सागर से बाहर आ जाती है, तो इस जगह पे कुछ द्वीपों का निर्माण भी हो जाता है, छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो अधिकांश प्रवाल भित्तियां हैं वो अपने को प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। यानी कि अटलांटिक महासागर में इस प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में अपने को एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति है वो देखने को मिलती हैं। विश्व की कुछ प्रमुख प्रवाल भित्तियों की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि विश्व की कुछ प्रमुख एटोल प्रशांत महासागर के अंतर्गत अपन देखते हैं कि मुख्य जो प्रवाल भित्तियां हैं वो हैं बिकनी है, क्वाजलिन है, टूबाटा है, कीराबाती है, कैरोलिन है, फुनाफुटी है और फिजी है। इनके नाम भाई आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यहां से पूछा गया था, मेरे हिसाब से शायद क्वाजलिन का पूछा गया था कि क्वाजलिन जो प्रवाल भित्ति है वो कौन से महासागर के अंतर्गत मिलते हैं, या फिर प्रशांत महासागर में कौन सी प्रवाल भित्ति है वो मिलती है। तो क्वाजलिन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो नाम अपने को जरूर याद रखने हैं, बिकनी है, क्वाजलिन है, टूबाटा है, कीराबाती, कैरोलिन, फुनाफुटी और फिजी। ये जो प्रवाल भित्तियां हैं ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत मिलती हैं। जबकि हिंद महासागर की अगर अपन बात करें तो
अपन देखते हैं कि हिंद महासागर के अंतर्गत बगरम है, एरी है, डियागो गार्सिया है और किलिंग, ये 4 प्रवाल भित्तियां हैं, एटोल हैं, वो अपने को कहां देखने को मिलती हैं? हिंद महासागर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। बगरम, एरी और डियागो गार्सिया और किलिंग, ये 4 प्रवाल भित्तियां अपने को हिंद महासागर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों की अपन बात करेंगे। सिद्धांतों के आपको यहाँ पर अगर नाम भी देख लोगे तो बहुत है। पहला जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन और डाना का अवतलन सिद्धांत था, वो 1837 में इन्होंने दिया था। डार्विन का क्या मानना था कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ और कुछ समय बाद में उनमें अवतलन हो गया और अवतलन होने से फिर अवरोधक प्रवाल भित्तियों का उनके ऊपर निर्माण होता चला गया। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत दिया था ये डार्विन ने दिया था। डार्विन का जो समर्थन है वो डाना करते हैं यहाँ पर। ये सिद्धांत 1837 में दिया गया था। इसके बाद में है मर्रे का स्तर स्थिर सिद्धांत। मर्रे ने जो अपना सिद्धांत दिया वो 1880 में अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा कि अवतलन नहीं हुआ है बल्कि स्थल है वो हमेशा स्थिर ही रहे हैं और स्थिर चबूतरों के ऊपर ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता चला गया। डेली का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ये 1914 से लेकर 1918 तक इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया था, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। इन्होंने माना कि प्लेस्टोसीन काल में जब हिमयुग आया तो सागर तल में गिरावट हुई। सागर तल में गिरावट होने के साथ में जो चबूतरे थे वो ऊपर आ गए। उसके बाद में जैसे ही हिमयुग गया तो उसी प्रकार से सागर का तल ऊपर वापस बढ़ा और जिससे किसका निर्माण होता चला गया? प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता चला गया। डेविस का अवतलन सिद्धांत, डेविस भी किसका समर्थन करते हैं? यहाँ पर डार्विन और डाना का समर्थन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू एवरीवन।